एक डाकू बहुत ही ज्यादा निर्दयी होता है। वो डाकू हर किसी दुल्हन को लूटता, उसकी डोली को लूटता, सारे गहने जेवरों को लूट लूट कर इकट्ठा करता रहता है। डाकू क्यों बना था? क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं रहता है और वो डाकुओं का सरदार बन जाता है। रास्ते में जब भी कोई नई नवेली दुल्हन की डोली जाया करती तो वो उन सभी डोलियों को लूट लिया करते, और जब भी उनका मन नहीं भरता तो वो गांव में जाकर गांव में डाका डाला करते। डाकू अपने समय का नामी गामी डाकू होता है। जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, इसे वो अच्छी समझते हैं, लेकिन ये अच्छी जिंदगी तो नहीं होती है। अब यहाँ पर एक दुल्हन जा रही थी, तभी ये डाकू उसके सामने आ जाते हैं। जब उसके सामने आते हैं तो उस दुल्हन को या उसके साथ जितने भी लोग होते हैं सभी से गहने जेवरात लूट लिए जाते हैं। हालांकि लोग बहुत संभल कर चला करते थे, बहुत लोगों को अपने साथ रखते हैं, लेकिन डाकू डाकू होते हैं। इसके बाद इस डाकू की नजर उस दुल्हन पर पड़ती है, जो दुल्हन किसी और की थी। लूटने के बाद अब डाकू उस दुल्हन पर फिदा हो जाता है, उस दुल्हन को वो अपनी बनाना चाहता है। और दोस्तों, इसी कश्मकश में डाकू उस दुल्हन को बेवा कर देता है, उसके पति को इस दुनिया से दूर भेज देता है। जब डाकू ऐसा करता है, लेकिन दुल्हन ऐसे ही थोड़े ही मिल जाएगी। जब वो ये सब कुछ कर देता है और उसके सर से खुमान उतरता है तो उसे एहसास होता है कि मैंने कौन सी गलती करी है। क्योंकि यहाँ पर ये व्यक्ति डाकू भले ही था, लेकिन इसके नियम थे, कायदे थे, कानून थे। ये केवल लड़कियों को लूटा करता था, यानी गहने जेवर, उनकी इज्जत को कभी इसने हाथ नहीं लगाया। इसने खासकर अपने साथियों से भी कह रखा था कि हम चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, लेकिन कभी भी किसी बहन या बेटी की आबरू पर कभी अपना हाथ नहीं डालेंगे। और डाकू के कदम पीछे हट जाते हैं। दोस्तों, डाकू उस दिन के बाद कोई भी डाका नहीं डाल पाता है। क्यों नहीं डाल पाता है? जिस दिन उसने उस लड़की को बेवा किया था, उस लड़की के ऊपर उसकी गंदी नजर बनती है, उस दिन ही डाकू को पहले बुखार आता है और फिर इसके शरीर में फफोले उठते हैं। पहले तो ये आम बीमारी लगती है। कुछ उसके रक्षक जो होते हैं वो डॉक्टर को बुलाकर लाते हैं, यानी वैद्य को। वैद्य जब वहां पर पहुंचता है तो वो कहता है कि मेरे पास इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। एक डाकू जंगल के भीतर, ऊंची पहाड़ियों के भीतर, यानी ऐसे रास्तों पर तड़प तड़प कर उसके शरीर में फफोले होते हैं और करीबन 3 से 4 महीने तक वो तड़पता है उस पीड़ा में। क्योंकि जहां जहां उसके शरीर पर फफोले हुए थे वहां वहां उसके शरीर पर जलन होती है। आखिर एक तरीके से देखने में लगता है कि इसने उस करनी का फल मिला था। जहां एक लड़की के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी, उस लड़की को इसने बेवा कर दिया था। लेकिन ये सोचता है कि मैंने केवल मन में विचार आए थे और मैंने उसको मारा। ऐसे तो मुझसे कई लोग मर चुके हैं, क्योंकि डाकू था, पैसे थे। लेकिन वो फिर भी भगवान का नाम जपने लगता है। जब उसका अंत समय आता है और 36 साल की उम्र में ये डाकू तड़पते हुए 4-5 महीने तड़पता है चारपाई पर और इस दुनिया से चला जाता है। जब ये चारपाई पर तड़प रहा था तो इसे सब वो दिन याद आते हैं कि इसने कितनी दुल्हनों को लूटा है, कितनी दुल्हनों को बिना जेवरात, बिना गहनों के भेजा है, और इसने क्या कुछ किया है। इसको अपने पाप नजर आते हैं, लेकिन अब इसके पास, इसके हाथ पैर चलने योग्य नहीं थे। डाकू ने, अकेले ने बहुत सारा धन उसी पहाड़ी इलाकों में दाव रखा था अपने लिए। अब वो धन किस काम का? ये कभी कभी ऐसे काम भी कर दिया करता था जो डाकू होता है कि जैसे कोई गरीब इंसान होता है तो अमीर से धन लूटा और गरीब की बेटी की शादी में वो धन लगा दिया। ये ऐसे काम भी कर दिए करता, लेकिन फिर भी इसको इतना भारी भोग भोगना पड़ता है और ये इस दुनिया से चला जाता है। दोस्तों, ये डाकू इस दुनिया से चला जाता है तो इसकी पूरी कहानी क्या होती है? क्योंकि ये मरने के वक्त जो कुछ सोच रहा था उस सब को पूरा करने के लिए ये वापस आता है और हर चीज को पूरा करता है अपने हाथों से। और जितनी भी लड़कियों को इसने लूटा था, जितनी भी बेबस और लाचार लड़कियों को लूटा था, उन सभी के धन को ये उनके घर तक पहुंचाने में कामयाब हो जाता है। अब सवाल है ना मन में कि मरने के बाद कैसे पहुंचा सकता है? मेरे मन में भी सवाल है।
तो मैं आपके सवाल बिल्कुल साफ कर देती हूँ। कल मेरे भाई ने मुझसे कहा कि माता जी, आप जो भी वीडियो बनाएं उनकी बिल्कुल पूरी तहकीकात करा कीजिए, हमें आपकी वीडियो में सच्चाई नजर नहीं आ रही है, हालांकि आपकी वीडियो ज्ञानवर्धक है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मुझे आपकी उम्र का नहीं पता। चलो ठीक है, आपने मुझसे माता जी कहा, वरना मेरा बेटा अभी 7 साल का ही है। और आपने माताजी कहा, बहुत अच्छा लगा, आप एक सत्संग में रहते हैं। आपके कमेंट को पढ़कर मुझे ये एहसास हुआ। लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपने कहा कि कुछ वीडियो को छोड़ दें, तो हमें कुछ वीडियो में सच्चाई नजर नहीं आ रही है। तो सुनिए मेरे भाई, आपने जो मुझे माताजी कहा है, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मुझे कोई बुराई नहीं है, मुझसे कोई माता कहे, बहन कहे, कुछ भी कहे, लेकिन एक रिश्ता तो हमारा है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जितनी भी वीडियो हैं सत्यता पर रखी गई हैं, बिल्कुल भी इन वीडियो में कोई दो राहें नहीं है। क्या आपने नहीं देखा समाज में क्या चल रहा है? क्या आप नहीं जानते हो? पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते हो? कितना बड़ा, कितनी जनसंख्या है, हर किसी का पुनर्जन्म होता है, केवल याद किसी किसी को रहता है। अब हम 1000 साल पुरानी घटना आपको बता रहे हैं, 3000 साल पुरानी घटना आपको बता रहे हैं। सभी को जोड़े ना तो मेरी उम्र कम पड़ जाएगी। मैं आपको इतनी घटनाएं बता सकती हूँ। अगर मैं सर्च के साथ जब मैं काम करती हूँ तो बहुत ज्यादा एक एक चीज की तहकीकात करके आप लोगों को बताती हूँ। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है, क्योंकि कई जगह तो राज्य बदल दिए गए, राज्यों के नाम भी तो बदले गए हैं, तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं मेरे भाई, बहुत कुछ ऐसा हो जाता है। लेकिन जितना भी है सत्यता पर रखा गया है। भूत प्रेत क्यों नहीं होते? होते हैं, जिससे बीती है वही जाने। अब किसी की भावनाओं को हम ठेस तो नहीं पहुंचा सकते, लेकिन मैं सत्य कहने से पीछे नहीं हटूंगी। चाहे किसी को बुरा लगे या भला लगे, उससे मुझे कब फर्क पड़ेगा जब मैं एक गलत बात करूंगी और किसी का दिल दुखाऊंगी। सच्चाई से अगर किसी का दिल दुखता है तो ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों ना मैं अपनी संस्कृति को सभी के सामने लाकर रखूं। जब मेरी संस्कृति है, मेरे धर्म में जब पुनर्जन्म को माना गया है और आंखों से देखा गया है, महसूस किया गया है, यहाँ पर जो सबसे बड़ी शोधकर्ता, जो अमेरिका में सबसे बड़ी रिसर्च टीम है ना पुनर्जन्म के ऊपर, वहां पर सबसे नंबर 1 पर हमारे भारत की कहानी आती है। क्या आपको पता है? मैंने अपनी एक वीडियो में भी बताया था। तो दोस्तों, इन बात से अब बिल्कुल मुकर नहीं सकते कि पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म पहले से ही होता आ रहा है और होता रहेगा, और हम चले जाएंगे, हमारा भी होगा, चाहे किसी भी रूप में हो। तो मेरे भाई, मैं चाहती हूँ कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल चुका होगा। मैं जितनी कोशिश करती हूँ, जितना मुझसे हो पाता है, उतना मैं पूरी सच्चाई को निकालने की और आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करती हूँ। अब यहाँ पर बात बनती है कि बनाने का क्या पर्पस है। बनाने का एक ही पर्पस है, क्योंकि मैं अपने बच्चों के स्कूल में भी टाइम देती हूँ, उन बच्चों की राय भी जानती हूँ। तो मैंने एक चीज को बहुत महसूस किया, जो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ। क्या चीज है पता है वो आपको? मैंने महसूस किया, जो आज की आने वाली जनरेशन हमारे सामने चल रही है, वो इन बातों को तो जानती ही नहीं है, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, और वो इस बातों को जानना भी नहीं चाहते। पता है आप लोगों को? तो जो मेरी माताएं बहनें मुझसे जुड़ी हुई हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अपने बच्चों को शाम के वक्त 1 घंटे का टाइम जरूर दीजिए और उन्हें इस ज्ञान के बारे में बताइए कि बेटा, सृष्टि इस तरह से चलती है। खाली किताबी ज्ञान से यहाँ पर काम नहीं बनने वाला है। तो दोस्तों, मैं काफी दूर जा चुकी हूँ, अब वापस लौटकर आना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई को जवाब मिल चुका होगा, और बहुत सारे भाई, मुझे एक भाई टीचर मिले थे कल, और उन्होंने भी बहुत अच्छा कुछ कहा है मेरे बारे में। तो चलिए अब इस डाकू की तरफ चलते हैं। घटना होती है चंबल की। चंबल में एक डाकू होता है। 1936 से पहले की बात आपको बताते हैं। 1936 में इस डाकू की मृत्यु हो जाती है। डाकू का नाम होता है यहाँ पर साहू सिंह। साहू सिंह जो डाकू होता है, बचपन में ही इसके माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं। जब इसके माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं, आप हिसाब लगाइए, 1936 में ये करीबन ऐसे ही रहे होंगे 36-37 साल के। तो यानी आप इनके जन्म का अंदाजा लगा सकते हैं। जब इनके माँ बाप नहीं रहते हैं तो ये दूसरों के टुकड़ों पर या दूसरों के फेंके हुए खाने पर जीवित रहता है। कोई भी यहाँ पर रिश्तेदार या परिवार वाला साथ नहीं देता है। तो जो ये लड़का होता है, जिसका नाम साहू सिंह होता है, साहू सिंह इधर उधर भटक कर अपने पेट को भरता है
और धीरे धीरे ये समाज की सच्चाई को समझता है, क्योंकि ये कई लोगों के पास जाता है। वहां पर जब ये खाना मांगता है तो लोग पूरे दिन काम करवाने का एक टाइम का खाना दिया करते और अमीर लोग बहुत ज्यादा बेइज्जती किया करते। एक सेठ से इसका पाला पड़ता है। करीबन 12 साल की उम्र में जब ये होता है तो सेठ के सामने और गिड़गिड़ाने लगता है कि साहब मुझे भूख लगी है सेठ। तो सेठ इससे पूरे दिन गधों की तरह काम कराता है और शाम के वक्त खाना भी नहीं देता। कहता है कि तेरे जैसे भुक्कड़ों का पेट भरूंगा तो तुम एक दिन बड़ा होकर मेरी ही छाती पर सांप बनेगा। ये बात साहू को बहुत बुरी लगती है, साहू सिंह को। और साहू जो सिंह होता है वो उसी 12 साल की अवस्था में एक गलत रास्ते को चुन लेता है। अब वो छोटी मोटी चोरी करता है। चोरी करके जो चंबल की घाटियां हैं, ये जो चीजें हैं वहां पर जाकर छुप जाया करता। किसी के घर से कुछ चुराया, किसी के घर से कुछ चुराया। धीरे धीरे इसी की तरह के लोग इसके साथ इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और अब ये नामी डाकू बनने लगता है। ये गांव में जो सेठ हुआ करते उनके घर पहले ये पर्ची फेंका करता और उसके बाद ये डाका डाला करता। यानी ये करीबन 19 साल की उम्र में एक बहुत परफेक्ट डाकू बन चुका था। दोस्तों, इसने एक घर से बंदूक भी चुराई जो बारूद से चलती है और इसने अपने पास हथियार इकट्ठा करने शुरू कर दिए। बेसहारा असहाय लोग इसके साथ होने लग जाते हैं। वही फिल्मों वाला सीन होने लगता है और ये धीरे धीरे जो छोटा नाम था बड़ा होने लगता है। ये डाकू बन जाता है। डाकू बनने के बाद अब किसी लड़की की जब डोली उठा करती या कोई वहां से बारात गुजरा करती तो ये उन्हें भी लूटा करते थे। यहाँ पर साहू सिंह दिल का बहुत अच्छा होता है। साहू सिंह ने बहुत गरीबी और सब कुछ देखा था, अनाथपन देखा था, तो वो गरीब लोगों की मदद करता है और अमीर लोगों को लूटता है। ये उसका पेशा बन चुका था। दोस्तों, ऐसे लोगों के नामों को कभी भी लोग उजागर नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें एक क्राइम की, जुर्म की दुनिया का बादशाह कहने लगते हैं और जाने क्या क्या उनसे कहते हैं। अब ये जब उन सभी चीजों को लूटता है तो भाई ये सरदार था, तो उन चीजों को ये अपने पास रखता है और पास रखकर उन्हें एक ऐसी जगह जंगल में इसने बना रखी थी जहां पर सभी गहनों को ले जाकर रख दिया करता। अगर किसी गरीब लड़की की शादी इसको करानी हुआ करती तो जो गहने लुटते थे तुरंत उनको दे आया करता। ऐसे ये काम करता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है, गांव में पर्ची डालना और आज इस गांव में डाका डलेगा। उस गांव में सभी सतर्क हो जाया करते थे। सेठ एडी चोटी तक का जोर लगा लिया करते थे कि भाई हमारे घर में डाका नहीं डल सकता, लेकिन फिर भी ये लोग डाका डाले बिन नहीं माना करते थे। जो वक्त, जो समय रख दिया जाया करता था उसी वक्त ये उसी घर में आकर डाका डाला करते थे। दोस्तों, ऐसे ही जिंदगी निकलती है। बहुत सारी दुल्हनों को इन लोगों ने लूटा था, बहुत सारे घरों को लूटा था। अब एक बार की बात क्या होती है, जो साहू डाकू होता है, एक बारात आती है। बारात में दुल्हन की डोली होती है, दूल्हे राजा होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। बहुत अमीर घराने से बारात जा रही थी डोली के साथ और बहुत लोग रक्षक इनके साथ होते हैं। लेकिन भाई साहू तो साहू था। अब ये वहां पर डाका डालता है और उस बारात को 20 सुनसान रास्ते में रोक लेता है। रोकने के बाद पूरे जेवर जब लूटता है तो ये खुद दुल्हन के पास जाया करता, क्योंकि सभी को ये बहन की नजरों से देखा करता और महिलाओं की ये बहुत इज्जत किया करता था पहले से ही। लेकिन जब इस दुल्हन को देखता है तो इसकी जो नीयत है वो फिसल जाती है। यानी इस दुल्हन पर इस डाकू की नीयत आ जाती है या नजर आ जाती है, मतलब इसको दुल्हन पसंद आ जाती है। अब क्या होता है, लूटने के बाद सरदार वहां से चले नहीं कि भाई मुझे दुल्हन बहुत पसंद आ चुकी है। अब इसके बाद ये क्या करता है, इसके क्या मन में आती है कि ये उस लड़की जो थी, जो उसका पति था, उसे गोली से शूट कर देता है, मतलब बंदूक से शूट करने के बाद। और वहां से इस लड़की का पूरा पता निकलता है और कहता है कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। अपनी टोली में कहता है तो सभी हंसने लगते हैं कि हमारा सरदार बाबला हो चुका है। सरदार, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी शादी कैसे हो सकती है, तुम एक डाकू हो। वो कहता है कि कुछ भी हो, मुझे अब उस लड़की से शादी करनी है, वो बहुत खूबसूरत है। उसके बाद ये सोता है, 2-4 दिन रहता है। फिर इसको एक एहसास होता है कि तुमने क्या किया है, तुमने बहुत गलत किया है, एक लड़की के साथ तुमने ऐसा किया है। पूरी जानकारी उस लड़की की निकाल लेता है। जब ये उस लड़की से मिलने की कोशिश करता है, यानी एक वक्त इनका तय कर दिया जाता है, वो इस लड़की को लेकर आते हैं। तो यहाँ पर ये कहता है
ये लड़की कहती है कि देखो मेरे फेरे उसके साथ पड़े हैं, तुमने मेरी जिंदगी को खराब कर दिया। मुझे पता है, अभी मेरे घर वालों को पता नहीं चला है कि तुम मुझे ऐसे रास्ते से यहाँ पर लेकर आए हैं तुम्हारे आदमी, लेकिन तुमने गलत किया है। क्या तुम एक इंसानियत को भूल चुके हो? वो लड़की इस तरह से साहू से कहती है। साहू को ये बातें दिल में घर कर जाती हैं और वो कहती है कि क्या तुम भारत की संस्कृति को भूल चुके हो? तुम्हें नहीं पता कि एक बार जिससे शादी हो जाती है दोबारा महिला दूसरे पुरुष का अपने मन में चिंतन भी नहीं कर सकती। तुम शादी करने की बात कर रहे हो? तुमने मेरे पति को मुझसे दूर किया, तुम कभी सुखी नहीं रहोगे। तुम जो भी हो मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन ये पैसा मेरा दुश्मन बन गया, तुम कभी भी सुखी नहीं रहोगे। और आज तुम एक बल के कारण मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम जो भी हो। इसके बाद यहाँ पर साहू कहता है, जो डाकू होता है, कि देखो मैं श्राप को नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ और पता नहीं कहाँ मेरे दिमाग में क्या हुआ है। और वो अपने लोगों से कहता है कि सम्मान पूर्वक जहाँ से लेकर आए थे वहीं पर छोड़कर इसे वापस आ जाओ। ये महिला वहां से चली जाती है, लेकिन एक डाकू की जिंदगी को परिवर्तन कर जाती है। लेकिन जैसे ही ये महिला जाती है तो डाकू जो साहू होता है वो एक गहरे शोक में और गम में डूब जाता है। वो इतने गम में डूब जाता है कि वो अब ना ही तो कहीं पर डाका डालता है, ना ही कुछ ऐसा करता है, और उसे एक दिन बहुत जोर से बुखार चढ़ता है। दोस्तों ये इसका आखिरी वो डाका होता है जो इसने डाला था एक बारात पर। इसके बाद साहू को बुखार चढ़ता है और बुखार चढ़ने के साथ साथ साहू को एक बहुत अजीब बीमारी लगती है। बीमारी क्या होती है कि साहू के शरीर पर बहुत ज्यादा जैसे जलने के फफोले नहीं होते हैं, इस तरह के फफोले उत्पन्न हो जाते हैं। क्योंकि आत्मा तो बहुत लोगों की सताई थी, जब शरीर पर फफोले उत्पन्न हो जाते हैं तो वहां पर जो साथ के लोग थे वो वैद्य को बुलाते हैं। वैद्य कहते हैं कि मैंने आज तक ऐसी बीमारी नहीं देखी, ये माता भी नहीं है, जो हुआ है इसके शरीर में कुछ ऐसा उसके शरीर में होता है दोस्तों, उसमें जलन होती है। वो दिन रात एक पत्थर की शिला पर पड़ा पड़ा तड़पता रहता है और शायद भगवान से अब वो अपनी मृत्यु की 36 साल की उम्र में अपनी मृत्यु की प्रार्थना करने लगता है। कहता है कि भगवान नहीं, मुझे उठा लो, मैंने चोरी भले ही किया है, मैंने डाका भले ही डाला है, लेकिन मैंने पुण्य भी तो किया है। वो जीवित होते हुए ये चीजें सोचता है। अब पूरी जिंदगी की जो एक रील होती है, जो दिमाग में होती है, वो इसकी आंखों के सामने घूमने लगती है कि लड़कियां कैसे रोया करती थी जब ये लड़कियों से गहने छीना करता था। वो भीख मांगा करती थी कि मुझे मेरे ससुराल वाले घर से निकाल देंगे, और कैसी कुलच्छनी आई है कि ये हो गया। दोस्तों पहले आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि डाका क्या चीज होती थी, क्या हुआ करता था, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। अब ये सोचता है कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो सभी के गहने और सभी के घर जाकर माफी मांगूंगा। मतलब अब ये अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहता है। पहले इसके दिमाग में आता है कि मुझे शादी करनी चाहिए, दूसरी बार दिमाग में आता है कि मैं सबके साथ अच्छा करना चाहता हूँ और सभी के गहने सभी को लौटाना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों भगवान को कुछ और ही मंजूर होता है। साहू उस बीमारी से नहीं उभर पाता है, उसके शरीर में गहरे गहरे घाव हो जाते हैं, कपड़े की कपड़े अंदर चले जाया करते घावों में, और कहीं पर भी कोई इलाज नहीं था। अगर कहीं शहर में कहीं पर इलाज कराए तो पुलिस और जो प्रशासन है वो इसे नहीं छोड़ेगा। इसके बाद ये तड़पता है 4 से 5 महीने तक, भारी तड़पता है। बताते हैं कि साहू के शरीर में कीड़े लग चुके थे, मतलब इतनी बुरी दशा साहू की हो जाती है और साहू भरी जवानी में इस दुनिया से चला जाता है। ये कहानी आपको खत्म हुई लग रही होगी। साहू जा चुका था, वो एक अच्छा इंसान बनना चाहता था, लेकिन शायद अच्छाई उसके नसीब में नहीं होती है। लेकिन प्रकृति सबके लिए एक समान रहती है और सभी को एक ना एक मौका जरूर देती है। दोस्तों ठहरिए, जाने की बात नहीं है, कहानी समाप्त नहीं हुई है। कहानी की शुरुआत होती है दोबारा से, और दोबारा से 1938 में यानी 36 में साहू की मृत्यु होती है और 2 साल बाद साहू दोबारा जन्म लेता है। दोबारा जन्म लेता है एक परिवार में। परिवार बहुत गरीब होता है, परिवार के पास खाने तक के भी लाले थे, लेकिन एक गांव में था, दूसरे के खेतों में मेहनत मजदूरी करते हैं, तब ये परिवार वाले अपना पेट भरते हैं। लेकिन ये 8 बहनों का इकलौता भाई पैदा हुआ था, जिसका नाम ये लोग यहाँ पर अमर सिंह रखते हैं। अमर बहुत खूबसूरत था,
लेकिन शरीर पर निशान लेकर पैदा हुआ था। उस बीमारी के निशान आज भी इसके शरीर पर होते हैं। जब ये थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी 2 या 2.5 साल का होता है, तो ये सपने में डरता हुआ कहता है कि माँ, मैं घोड़े पर बैठा हूँ, माँ, मैं एक लड़की को लूट रहा हूँ, माँ, मैं गहने लूट रहा हूँ। ये सब इसको सपने आते हैं। घर वाले बहुत दुखी परेशान हो जाते हैं, इसकी झाड़ फूक कराते हैं, कई मौलवी बाबाओं के पास इसको ले जाया जाता है दोस्तों, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। ये इसी तरह से इन बातों को बढ़ाता रहता है। कहता है कि हम घोड़े से बहुत सारे लोग हैं और हम घाटियों में भाग रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं। धीरे धीरे इसको 5 साल की उम्र में हर एक बात याद आने लगती है। इसको वो गड़ा हुआ धन भी याद आने लगता है, जो लोगों से लूटकर इसने बहुत सारा धन जमीन के अंदर गाड़ रखा था, जिसकी जानकारी इसके साथ काम करने वाले लोगों को भी नहीं थी। ये अकेला उसके बारे में जानता है, क्योंकि बचपन से इसने कुछ भी नहीं किया था, केवल धन ही इकट्ठा किया होता है। जब ये 5 साल का होता है तो ये अपने माँ बाप के सामने रोने लगता है। कहता है कि चंबल की घाटियों में मेरा धन है और वो मुझे निकालना है। माँ बाप को भी लालच आ जाता है, लेकिन ये कहता है कि उन घाटियों में तो डाकू रहते हैं, अब भी डाकू होंगे, क्योंकि वो डाकू कहाँ जाएंगे। लेकिन इसको कुछ दिन बाद पता चलता है, जब ये 7 या 8 साल का हो जाता है, तब तक ये भारी पीड़ा में रहता है। कहता है कि माँ, मुझे उन लड़कियों का धन लौटाना है जिनके साथ मैंने गलत किया था, जिनकी शादियों से मैंने उनके जेवर लूटे थे, मंगलसूत्र तक को भी मैंने नहीं छोड़ा था। इसके बाद ये कहता है कि माँ, मुझे उन घाटियों में जाना है और वो धन लेकर आना है। 7 साल की उम्र में इसको पता चलता है कि जो इसका गैंग था वो अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। सभी लोग अपने कामों में व्यस्त हो चुके हैं और वो एक आम जिंदगी पर लौट चुके हैं, जब से यहाँ पर साहू डाकू का निधन हुआ है। इसके बाद इसके पास सुनहरा मौका होता है अमर सिंह के बाद, और ये अब उन घाटियों में जाता है और दोस्तों उस सोने को निकाल कर अपने पिता के साथ, जबकि वहां पर भारी डर होता है, क्योंकि एक गैंग थोड़े ही रहा करती थी उन घाटियों में, उस सोने को निकाल कर रात के वक्त ही अपने घर लाता है। जो घर वाले गरीब थे वो अमीर हो जाते हैं, इनके पास तो बहुत सारा धन होता है। करीबन 3 से 4 दिन इस धन को लाने में घर लग जाते हैं। अब यहाँ पर साहू बताता है, जो साहू इस जन्म में अमर सिंह होता है, वो करीबन 12 से 13 लड़कियों के घर जाता है 7 से 8 साल की उम्र में, और सभी के घर जा जाकर उस धन को देकर आता है, क्योंकि इसको सभी के घरों की, जिनके घरों की जानकारी थी, उनके घर ये उस सोने को पहुंचा देता है। और क्योंकि इसे पता था कि उस घर में शादी हुई है, उस घर से उस गांव में ब्याह कर लड़की जा रही है, तो ये सारी चीजें इसे दूसरे जन्म में सताती हैं और ये बहुत बेचैन हो उठता है और इसको नियति पता चल जाती है, क्योंकि ये सुधरना चाहता था ना, तो प्रकृति ने इसी के हिसाब से सब कुछ रच दिया था। साहू उसके बाद 7-8 लड़कियों का धन को देने के बाद अपने घर को एक कहते हैं ना कि बहुत बड़ा घर बनाता है, अपने माँ बाप की पूरी गरीबी दूर करता है। और इसके बाद जो अमर सिंह है वो एक नेकी में लग जाता है। दोस्तों, बूढ़े बड़ों की मदद करना, गांव में लोगों की सेवा करना, ये बहुत अच्छा और नेक इंसान बनता है इस जन्म में, और बहुत लोगों की मदद करता है। इतनी मदद करता है कि बुढ़ापे तक इसने अपने बच्चों को, अपनी बीवी को यही शिक्षा दी थी कि हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना है, क्योंकि मैंने 2 जन्मों का एक रास्ता तय किया है और मुझे पता चला है, क्योंकि मुझे ही पता है कि मेरे शरीर से 5 महीने का जो कष्ट था, जो मेरे शरीर में मेरे जो साथ के लोग थे वो कपड़े तक अंदर घुसा दिया करते थे और मेरे शरीर से मुझको ही बदबू आया करती थी। ऐसे मेरा शरीर सड़ चुका था मेरे बुरे कर्मों की वजह से, तो मैं भूल कर भी कोई गलत काम नहीं करूंगा। यहाँ पर अमर सिंह अपने बच्चों को एक नेक इंसान बनाने की कोशिश करता है और खुद भी वो बहुत नेक होता है। माँ बाप से भी कहता है कि कभी किसी के साथ 10 रुपए का भी हिसाब नहीं छोड़ना है, वरना एक एक चीज का हिसाब देना पड़ता है। दोस्तों, इसके बाद अमर सिंह अपनी अच्छी खासी जिंदगी जीता है, अपने बच्चों को शिक्षा देता है और एक बहुत अच्छा इंसान बनकर सभी के सामने उभरता है। इस स्टोरी को रखने का क्या उद्देश्य था कि यहाँ पर एक डाकू भी सुधरना चाहता था, तो भगवान ने उसको भी मौका दिया। अगर आप सुधरना चाहते हो ना,
तो वो आपको जरूर मौका देगा और आपको सुधारने में आपकी मदद करेगा। ये बात अपने कॉपी पेन लेकर लिख कर रख लेना। अगर तुम सुधरना चाहते हो तो वो तुम्हें जरूर सुधारेगा, ये मेरा वादा तुम लोगों से है। तो जल्दी से अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए, बुरे कर्मों को अभी त्याग दीजिए और एक अच्छाई की राह पर चलने के साथ साथ अच्छे लोगों से रिश्ता और लोगों की मदद करना, जो जरूरतमंद है। बिना वजह ही किसी की मदद नहीं करना है कि आप एक ऐसे इंसान को, क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी घटना बता देना चाहती हूँ। मैं पिछले साल की बात है कि मैं लोगों की मदद किया करती थी, आप शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं। तो मैं एक रेलवे स्टेशन पर, मुझे कुछ काम था तो मैं दिल्ली की तरफ जा रही थी, तो मैं ट्रेन से सफ़र करना चाहती थी। तो ट्रेन से मैं जब सफ़र करती हूँ तो एक बुज़ुर्ग माँ, जो वहाँ पर बहुत ही बुज़ुर्ग थी, बंगाल की रहने वाली थी और इतनी बुज़ुर्ग थी कि वहाँ जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर वो किराए पर रहती है एक कमरा लेकर। और वो कौन थी कि वो भीख मांगा करती थी, भीख मांगा करती थी। उनकी वीडियो आपको मेरे फ़ोन पर या मेरे चैनल पर मिल जाएगी, मतलब इसी चैनल पर पड़ी हुई है। और भाषा भी उनकी मेरी ज़्यादा समझ में नहीं आती है, लेकिन मैं समझने की कोशिश करती हूँ। मैंने उससे एक अपनेपन में बात की तो पता है उसने मुझे क्या बताया। वो कहती है कि मैं भीख से करीबन 1500 रुपये दिन के कमाती हूँ, 15 से 2000 रुपये तक। ट्रेन में यहाँ से बैठकर दिल्ली जाना, दिल्ली से भीख मांगना, ट्रेन में रास्ते में भीख मांगना और दिल्ली से आते हुए भी भीख मांगना। जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पर भी वो वही काम करती है। पूरे दिन उन पैसों को वो इकट्ठा करती है और खाते में डालती है अपने पति के, में जो पति दादा दादी बना बैठा हुआ है बंगाल में, मतलब यहाँ से वो पैसे इकट्ठा करती है। अब आप 2000 रुपये महीने के लगाओ तो आप उनका खर्चा वो मांग कर खा लिया करती थी और कुछ फल भी ले लिया करती थी। 1000 रुपये में उनका बिजली का बिल और घर का किराया, क्योंकि किसी ने बहुत दया करके उन्हें दे रखा था। उसके बाद वो क्या करती हैं आप लगा लो 50,000 रुपये महीने के वो अपने घर पहुंचाती थी। मैंने चैनल पर नहीं डाला, मैंने कि चलो इसकी ज़िंदगी है, जो करना है इनको वो करें, हम ज़्यादा किसी के। मैंने एक बुजुर्ग महिला की आपको कमाई बताई है और मैंने उससे पूछा कि जब आप, मैंने सोचा कि इसका कोई भी नहीं है, मैंने कहा मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। और यहाँ पर एक वृद्धाश्रम था कि आपको उसमें रहने, जबकि मुझे वृद्धाश्रम की ज़रूरत नहीं है, अरे मेरा धंधा बंद हो जाएगा। उसने मुझसे ऐसा कहा, मेरा मुंह छोटा सा हो गया और मैं देखकर हैरान हो गई भाई कि ज़रूरतमंद की मदद करना, जिसे ज़रूरत है, जिसको ज़रूरत नहीं है उसकी मदद मत करना। ये लोग जो घूमते हैं ना, ये थोड़ी देर बाद शायद आपको पौवा पीकर मिलेंगे या बड़ी मस्त। वो बुजुर्ग महिला बहुत अच्छे से जी रही थी, मुझे तो उस पर बहुत दया आई, लेकिन जब उसके बारे में मैंने सुना तो भाई मुझे गुस्सा भी बहुत आया कि आप इतना कमाते हो, इतना करते हो लोगों के सामने। पता है कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे पास पैसे नहीं होते तो मन में एक मलाल होता है कि मैंने इसको दिया नहीं, शायद मैं देती, इसको ज़रूरत होती। लेकिन भाई उनके पास बहुत कुछ होता है। जब तक आप लोग भीख देना बंद नहीं करोगे तब तक ये लोग नहीं हटे। हाँ, अगर आपको कोई भूखा मिले, वो कहे कि बहन मुझे भूख लग रही है, खाना खिलाओ, पेट भर के खिलाओ, साथ में भी पैक करके दिलाओ, ये आपका कर्तव्य बनता है। लेकिन जो इंसान आपसे भीख मांगकर शराब का सेवन कर रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, तभी वो काम मैंने छोड़ा था। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, बहुत कुछ है भाई। आप जब इस चीज़ में घुसोगे तो आपको सारी सच्चाई जब सामने आएगी तो आप हैरान और परेशान हो जाओगे। तो दोस्तों यहाँ पर पुनर्जन्म की आपको ये कहानी कैसी लगी, जहाँ पर एक डाकू ने दूसरा जन्म लेकर सभी लड़कियों के गहनों को वापस लौटाया और एक अच्छाई के रास्ते पर ऐसा चलता है कि शायद वो इसी जन्म में अपना पूरे जीवन को बनाकर इस दुनिया से जाता है, क्योंकि वो एक बहुत नेक इंसान बनता है। तो जैसी भी आपको स्टोरी लगी हो ना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। केवल समाज को सुधारने के लिए, समाज के सामने एक ऐसी कड़ी सच्चाई को रखने के लिए इस चैनल को बनाया गया है, आप लोगों के सामने वीडियो को रखा गया है, ताकि आप लोगों में जागरूकता आए, आप लोग समझ सकें। अब आप लोगों से विदा लेते हैं, शाम को हाजिर होंगे आपके नाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।